सो अ बिग हेलो टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सबको पहले बताओ मेरी आवाज़ आ रही है क्या? साइड में एक विंडो है उसमें मुझे आपके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। सबको गुड आफ्टरनून। ये एक सबके लिए सेशन है। दिस इज़ अ फ्री सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो साइड की जो विंडो है उसमें आप लिखते रहिए जो भी आपको लिखना है। थोड़ा-सा मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए जो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अ कितने महीनों के करंट अफेयर आपको करने हैं। तो मेरा अपना एस्टिमेशन ये है कि आपको 1 मार्च से करंट अफेयर पढ़ने हैं। ठीक है? 1 मार्च, मैं रिपीट करता हूँ, 1 मार्च से आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं। पिछले साल के जो करंट अफेयर आए थे वो भी मैं थोड़े से आपको डिस्कस करूँगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आरआरबी, पीओ का लेवल क्या रहता है। मेरे हिसाब से आरआरबी, पीओ का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। आरआरबी, पीओ में जो करंट अफेयर हैं काफ़ी डिफिकल्ट रहते हैं। एंड सेम फॉर आरआरबी क्लर्क। आरआरबी क्लर्क में भी वही लेवल है जो आरआरबी पीओ का लेवल है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। आजकल जो बैंकिंग अवेयरनेस है करंट, उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। इसलिए आप देखेंगे कि बैंकिंग अवेयरनेस मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कराता हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस जो करंट है और स्टैटिक है, लेकिन करंट ज़्यादा है, स्टैटिक के तो 2-3 ही क्वेश्चन रहते हैं। इसीलिए करंट जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो आपको काफ़ी अच्छे से करनी होती है। नहीं, बेस्ट 300 इनफ नहीं है। मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं स्ट्रैटेजी पे बात करूँगा। पहले मैं आपको कुछ पिछले साल के क्वेश्चन्स जो हैं वो डिस्कस करता हूँ आपसे, ठीक है? पिछले साल के जो क्वेश्चन्स हैं मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए। पिछले साल जो क्वेश्चन्स आए थे, वो क्या आए थे? पिछले साल 216 सिलेक्शंस थे मेरे टोटल, पीओ और क्लर्क में मिला के आरआरबी में। तो मैं इस साल ऑब्वियसली वो नंबर बढ़ाना चाहता हूँ। सारे सिलेक्शंस के टेस्टिमोनियल मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए थे। एक वीडियो भी बनाया था बहुत अच्छा म्यूज़िक वगैरह डाल के। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि वो नंबर बहुत अच्छा हो, 300 प्लस तो होना ही चाहिए। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ पहले, ठीक है? कि पिछले साल क्या-क्या क्वेश्चंस आए थे। पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे, यस, तो पिछले साल अपॉइंटमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। अपॉइंटमेंट, ओके? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा था, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा पूछा था। फिर ये पूछा था रिलायंस जियो का जो चेयरमैन है वो कौन बनाया गया था? उसी समय बने थे आकाश अंबानी, तो ये क्वेश्चन आया था। फिर इन्फोसिस का सीईओ पूछा था उस समय, राइट? तो 3 बैक टू बैक क्वेश्चंस जो हैं वो अपॉइंटमेंट से आए थे। एक ज़ोमैटो का फाउंडर पूछा था, ज़ोमैटो कंपनी का फाउंडर कौन है? दीपेंद्र गोयल। गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें प्रीमियम कितना होता है? तो प्रीमियम बढ़ा था तब, 436 हुआ था, उसी समय हुआ था, तो वो भी आया था। नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन वो तो एक्सपेक्टेड था। पंजाब के गवर्नर कौन है? ये पूछे थे बनवारी लाल पुरोहित, अभी तक वही है वैसे। केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन फिस्कल डेफिसिट पे था, जो आप इकोनॉमिक्स का कह सकते हैं या आप स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का कह सकते हैं। उसके बाद नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बना है, उस पे क्वेश्चन था। उस समय ढोलेरा का अनाउंस हुआ था। ढोलेरा, गुजरात, अहमदाबाद। उसके बाद क्वेश्चन बैड बैंक के ऊपर एक क्वेश्चन था। ये बैंकिंग अवेयरनेस करंट है, बैड बैंक, एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल। एक साइक्लोन पे क्वेश्चन आया था, आसानी के ऊपर। उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस पे क्वेश्चन था, यूएन सेक्रेटरी जनरल। खेलो इंडिया पे एक क्वेश्चन था। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पे क्वेश्चन था। अभी भी एक जोगी गोफा में अनाउंस हुआ है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बोंगईगांव, असम। हाईएस्ट रेनफॉल पूछा था कहाँ पे होती है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के ऊपर एक क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर थे। उसके बाद
टाइम 100 लिस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, डोनेट अ पेंशन स्कीम, एक और क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम का था, डोनेट अ पेंशन, याद आया? डोनेट अ पेंशन स्कीम, उस पे था क्वेश्चन। एक आईसीसीडब्ल्यू की फुल फॉर्म पूछी थी, आईसीसीडब्ल्यू, इंटर ऑपरेबल कार्ड लेस कैश विड्रॉल, और तो यही सब थे मेनली। एक क्वेश्चन ये भी था कि 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन हुआ था वो कौन सी कंपनी को मिला था। तो इससे एक आपको बेसिकली आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के आए थे। दूसरी बात, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ पर आया है। आज शाम तक वेट करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, पूरा डिटेल पीडीएफ उनकी वेबसाइट पे आ जाएगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, बस वेबसाइट पे अभी आज शाम को आ जाएगा। ओके, सम पीपल वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश. I am speaking in a very neutral kind of a language. I'm not speaking in very difficult Hindi. So yes, notification link got deleted, but it will be uploaded very soon. Okay, so it is just a matter of time, and by evening you will be able to appreciate the full notification firsthand. So don't worry too much about it. Insofar as the language is concerned, I am speaking in a very neutral kind of a language, which I believe can be deciphered, can be understood by both the sections, Hindi as well as English medium students. Okay. So, as you know, that government schemes is a very important topic, and more so after the budget was announced, because in the budget also we saw that there were a lot of schemes that were announced, the new schemes. In fact, these schemes had been announced much earlier, like for example, the RAM scheme, which was announced much earlier in October 2022. But the nuts and bolts of the scheme was announced in the budget. So I think government schemes, you can expect 3 to 4 questions from that area. Now, you don't have to study the government schemes of last 10 years or something like that, but you have to study the government schemes which are relatively recent or which have undergone modification. For example, now Udan 5 has come. So questions will not be asked from Udan 1, 2, 3, 4, but rather from Udan 5. So you have to study the changes in the government schemes. Like there are a lot of government schemes which have been extended till financial year 26. बहुत सारे सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जो फाइनेंशियल ईयर 25 या फाइनेंशियल ईयर 26 तक एक्सटेंड की जा चुकी हैं, तो उनसे भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास 80 दिन का समय है, बहुत समय है। पहली बात तो यह है कि बहुत समय है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि करंट अफेयर में आपको स्ट्रेटेजी में बताता हूं, स्ट्रेटेजी पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि 1 मार्च से आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, 1 मार्च से करंट अफेयर पढ़ने हैं, 1 मार्च 2023 से पढ़ने हैं। क्या उससे पहले भी कुछ पढ़ना है? उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे से कोई खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता। इकोनॉमिक सर्वे से बस 1-2 चीजें, कि इकोनॉमिक सर्वे ने जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन अगर कोई दिया है तो वो कितना है, या इसी तरह की 1-2 चीजें आती हैं, तो उसको डिटेल में नहीं पढ़ना होता। बजट को भी डिटेल में नहीं पढ़ना होता। ये ध्यान रखिए, बजट पे आप बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बजट में बस सिर्फ आपको जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अगर कोई नई आई हैं, उनको एक बार देख लीजिए। इसके अलावा बजट से आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता। या ये इस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कौन सी योजना को सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है, कौन से मंत्रालय को सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है, इससे ज्यादा उसमें नहीं जाना। जिस चीज में आपको डीप में जाना है वो है बैंकिंग अवेयरनेस करंट। बदलते पैटर्न के हिसाब से जो बैंकिंग अवेयरनेस करंट है उसकी वेटेज बढ़ रही है, और बैंकिंग अवेयरनेस जो स्टैटिक है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक आप चाहें तो ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हैं, उस पे 2 से 3 क्वेश्चन भी शायद नहीं आएंगे, शायद 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो और वो भी जो स्टैटिक वाले आते हैं वो करंट के बेस पर ही आते हैं। जब मैं बैंकिंग अवेयरनेस करंट पढ़ाता हूं तो बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक भी मैं उसमें कुछ कुछ बताता रहता हूं जितना रिलेवेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अप्रैल का जब मैंने बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ाया था, तो उसमें जब मैंने आपको जो स्मॉल सेविंग स्कीम है जब वो पढ़ाई थी, तो उसमें स्टैटिक भी वहीं पे पढ़ा दिया था। जैसे किसान विकास पत्र है, तो उसमें मिनिमम अमाउंट कितना है, मैक्सिमम कितना है, या जो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, आप जानते हैं कि उसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख हो गई है। तो ये सारी चीजें, यानी कि स्टैटिक वाला पार्ट भी जब मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाता हूँ आपको करंट, तो उसी में ही बता देता हूँ जितना रेलेवेंट होता है, वहीं से ही आपके वो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन सॉइल नोट्स पे आया था, तो आरबीआई के सर्कुलर में जब वो क्वेश्चन आया था वहीं से मैंने आपको पढ़ा दिया था।
तो उसकी कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट वीक हैं, रीज़निंग वीक है, मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, तो मैं कहूँगा कि आप उन पे काम करिए। वैसे भी करंट अफेयर मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो उस सब पे आपको काम करना है। आरआरबी जो एग्ज़ाम होता है उसमें कंप्यूटर का जो है वो भी क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्यूटर भी आपको पढ़ना है। और कंप्यूटर का जो मेरा कोर्स है वो 15 जून तक खत्म हो जाएगा, जो भी चल रहा है। आज ऑलरेडी 31 मई हो गई है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि 15 तारीख तक मैं कोर्स खत्म कर दूँ। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो सीएचएसएल मेंस का एग्ज़ाम है वो 26 जून को है, तो उससे पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे खत्म करना चाहता हूँ। अ, तो ये तो रहा कंप्यूटर, वो एक अलग अपने आप में है। कंप्यूटर में भी आपको बेसिक्स जो हैं वो करने हैं। जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस के, वो भी इस तरह से बना रहा हूँ कि उसमें एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों की अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड हो जाए, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा आपको ये बताता हूँ कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है करंट, वो किस तरह से पढ़नी है। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको 3-4 चीज़ें पढ़नी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी होती है बैंकिंग अवेयरनेस में, वो ये है कि अ, आरबीआई के जो सर्कुलर हैं वो पढ़ने होते हैं, आरबीआई के नोटिफ़िकेशन पढ़ने होते हैं और उन्हीं नोटिफ़िकेशन में से फिर आप ये देखें कि स्टैटिक क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है? मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं अभी आपको अपना जो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो मैंने अपलोड किया था अप्रैल का, उससे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे आप काफ़ी आसानी से समझ पाएँगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए बस। इतने आप अपने जो क्वेश्चन्स हैं वो भी यहाँ पे टाइप करते रहिए, मैं बाद में सारे जो क्वेश्चन्स हैं आपके वो एक साथ ले लूँगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नोटिफ़िकेशन आया था डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम को लेकर। आरबीआई का सर्कुलर आया था, 3 अप्रैल को आया था। एक सर्कुलर जो आया था वो अ, दीन दयाल अंत्योदय योजना को लेकर आया था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये जैसे एक सर्कुलर आया, तो इसमें जो लेटेस्ट अपडेट है वो याद रखिए और ये योजना क्योंकि न्यूज़ में आ गई है, तो वो याद रखिए। कौन-सा मंत्रालय इस योजना को चलाता है, इसके क्या-क्या प्रोविज़न हैं, इसमें कितना लोन जो है वो एलिजिबल जो भी है इसके लिए वो ले सकता है, तो फर्स्ट ईयर में कितना ले सकता है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी आती हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके सर्कुलर आया था 20 अप्रैल को। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो क्लासिफिकेशन है वो आपको हर समय पता होनी चाहिए। एनएस विश्वनाथन कमेटी के कहने पर जो क्लासिफिकेशन आई थी वो हर समय आपको पता होनी चाहिए। उसमें आप ये मत देखना कि वो अक्टूबर में आई थी, पिछले साल अक्टूबर में आई थी 2022 में, फिर दिसंबर में नोटिफ़ाई की गई थी, लेकिन इस समय भी इम्पोर्टेंट है वो। तो वो एक आपका अब स्टैटिक बन गया, राइट? इसी तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितना हाउसिंग फाइनेंस लोन दे सकते हैं, 11 अप्रैल का सर्कुलर है आरबीआई का। अब इसमें आपको पता होना चाहिए लोन टू वैल्यू रेशियो कितना अलाउड होता है, नॉर्मल बैंक्स को भी और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना उनके लिए होना चाहिए, या उनका जो नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो इस तरह से आपको स्टैटिक और करंट साथ लेके चलना है। बेसिकली सबसे अच्छा जो एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ वो ये है कि जब आप करंट पढ़ें कोई चीज़ बैंकिंग अवेयरनेस में या फाइनेंशियल अवेयरनेस में, तो उसी में देखिए कि क्या-क्या स्टैटिक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, वो आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर 3 महीने बाद उनको चेंज करता है, उनमें जो इंटरेस्ट रेट होता है। तो जैसे ही आप किसी स्मॉल सेविंग स्कीम का नाम देखें, वहीं पे आप देख लीजिए कि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी पॉसिबल है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक 1 अप्रैल का सर्कुलर आया था, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। तो जब मैंने ये पढ़ाया तो फिर उसमें वहीं पे स्टैटिक में आपको सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल और लॉस एसेट भी पढ़ा दिया था। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ी-सी डीप में आपको जाना होगा कि जो बैंकिंग अवेयरनेस करंट है वो आपको कैसे पढ़ना है। इसके अलावा जो नए आरबीआई के जो ऐप आ रहे हैं या पोर्टल आ रहे हैं, जैसे एपी कनेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर ऐप आया है अभी। आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं एपी कनेक्ट नाम का जो ये आरबीआई का जो ऐप आया है, ये किस लिए आया है? कौन बताएगा देखते हैं? एपी कनेक्ट। अगर आपने अप्रैल का जो अम, मेरा वीडियो देखा है बैंकिंग अवेयरनेस का, तो आप ये बता पाएँगे? नहीं, प्रवाह अलग चीज़ है। प्रवाह अलग है, प्रवाह, उत्कर्ष, दक्ष ये सब अलग हैं। यस, यस। मनी चेंजर अगर पैसा बदलवाने के लिए आपको जो ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, जैसे एफएफएमसी है, फुल फ्लेज मनी चेंजर या
नॉन बैंक ऑथोराइज डीलर कैटेगरी 2 या एमटीएसएस वगैरह हैं, उनका लाइसेंस लेना है तो एपी कनेक्ट पे आप लेंगे। गुड। प्रवाह पे तो आप कोई भी लाइसेंस लेना है तो प्रवाह पे लीजिए, है ना। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एवरग्रीन है स्टैटिक में, वो तो आपको पढ़ लेने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो हर समय आपको पता होने चाहिए। इन पे तो आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल नहीं आए, मैं मानता हूँ, पिछले साल नहीं आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगले साल भी नहीं आएँगे, ठीक है? तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, मान लीजिए ट्रेजरी बिल हैं, तो ट्रेजरी बिल में कितना इन्वेस्टमेंट जो है आप कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये एवरग्रीन है। जस्ट बिकॉज़ पिछले साल नहीं आए डज़न्ट मीन कि आने वाले साल में भी ये नहीं आएँगे। कमेटी पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। हाँ, आरबीआई की अगर कोई कमेटी है तो उस पे आ सकता है, लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने में कोई ऐसी खास कमेटी आरबीआई की बनी नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल अवेयरनेस पे। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि बैंकिंग अवेयरनेस में और फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या डिफरेंस होता है। बैंकिंग अवेयरनेस होता है जिसमें सिर्फ बैंक की न्यूज़ होती है। फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है जिसमें हमारे फाइनेंशियल सेक्टर की न्यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल अभी एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, उसमें जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 2 करोड़ था, 5 करोड़ है। दिस इज़ अ फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़। या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, तो दैट इज़ फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़। यस। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम है, ये बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ नहीं है, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का न्यूज़ है। सो फाइनेंशियल अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इसीलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस के आप देखेंगे जो क्वेश्चन है वो भी मैंने काफ़ी बढ़ा दिए हैं। अप्रैल का जो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो है वो इसलिए बहुत लंबा हो गया था। जैसे अभी ये क्वेश्चन है कि अभी कौन सी कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है। नाउ दिस इज अ फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन। ऐसे ही एक कंपनी है जिसको अभी अभी मिनी रत्न का दर्जा मिला है, राइट? नहीं, रक्षित, आपका आंसर गलत है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनी रत्न बनी है। यस। रुचि, आपका आंसर ठीक है, रेल विकास निगम नवरत्न बनी है। गुड। इसी तरह से अपॉइंटमेंट्स में नेस्कॉम के जो चेयरपर्सन हैं या डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी के नए सेक्रेटरी हैं, ये सारे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आए हैं, जोमेटो का जैसे फाउंडर आया है, तो बाकी जो स्टार्टअप्स न्यूज़ में रहे हैं, खासतौर पे वो स्टार्टअप जो भी यूनिकॉर्न बने हैं, उनके भी जो फाउंडर हैं वो आप देख सकते हैं एक बार, राइट? जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जाम में नाइका का फाउंडर पूछा था। कौन है नाइका कंपनी का फाउंडर, कौन है बता सकते हैं आप? लेडी का नाम क्या है जो नाइका की फाउंडर है? उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्लोबली, यस, फाल्गुनी नायर, गुड। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्लोबली रेलेवेंट होती हैं, जैसे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक देता है। इस तरह के क्वेश्चन पे आपको खास नजर रखनी होगी जब भी आपको इंडेक्स पढ़ते हैं कि उसमें इंडिया का रैंक क्या है। वो इंडेक्स जो है वो कितने पैरामीटर्स पर डिफाइन होता है, उसमें जो फर्स्ट कंट्री है वो कौन सा है। ये सारी चीजें जो हैं ग्लोबली रेलेवेंट होती हैं। जैसे अभी इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि माइका, जो नया कानून आया है माइका, क्रिप्टो करेंसीज को कंट्रोल करने के लिए, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इस बार मैं कहूंगा G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, SCO बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 को थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना होगा क्योंकि G20 हम खुद करवा रहे हैं, तो उस पे कई सारी तरह की चीजें हो रही हैं। और G20 में ऐसा नहीं है कि आपको सारे कॉन्फ्रेंस याद रखने हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास कॉन्फ्रेंस होते हैं जिनमें कुछ बहुत विशेष होता है। जैसे एक महर्षि इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था मिलेट्स के लिए। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था महर्षि इनिशिएटिव, बता सकते हैं आप? एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की एक बैठक हुई थी जिसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यानी मैक्स। तो वो कहाँ पे हुआ था? यस, देबाश्री, वेरी गुड, वाराणसी में हुआ था। गुड। तो इसी तरह की चीजों पे आपको नजर रखनी होती है, राइट? आप करंट अफेयर, कोई ऐसा नहीं है, कहते हैं कि सूरज चांद सितारों के नीचे जो कुछ भी है वो जीके है, वो करंट अफेयर है। तो ऐसे, लेकिन आपको ये लिमिट करना होता है कि कितना डेटा आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना डेटा आप रिटेन कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो सब कुछ आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक लिमिट जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है कि कितना डेटा आपको बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि ये चीजें आप तब तक, अब आप तुरंत मेरे मुंह से सुनते ही कमेंट लिख रहे हैं,
आप मेरे मुंह से सुनते ही आंसर लिख रहे हैं क्योंकि आपने मेरे मुंह से ये कम से कम 10-20 बार सुना है कि महर्षि इनिशिएटिव जो है वो मैक्स कॉन्फ्रेंस वाराणसी में हुई थी, वरना आप ये नहीं लिख पाते, राइट? तो मैंने भी जब G20 के जो सारे समिट्स जितने भी अब तक हुए हैं इंडिया में, उनमें सब होते हैं, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मिलते हैं, कभी फॉरेन मिनिस्टर, कभी टूरिज्म मिनिस्टर, ये सब मिलते रहते हैं। तो मैंने भी देखा कि क्या ज़रूरी है और उतना ही आपको पढ़ाया, उतना ही आप याद रख सकते हैं, राइट? तो इसीलिए मैं कहता हूँ डेली करंट अफेयर आप देखा करिए। बात ये नहीं है कि डेली करंट अफेयर में आपको क्या कंटेंट मिलता है, बात ये है कि डेली करंट अफेयर जब आप देखते हैं, तो वो डेटा बार-बार आप सुनते हैं और उससे फिर वो चीज़ें आपको याद होती हैं। ठीक है? मल्टीपल टाइम जब आप उनको सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, तुरंत आपने वो बता दिया। ये क्यों बता दिया? क्योंकि आपने वो 20-30 बार मेरे मुँह से सुना हुआ है और जो चीज़ आप मल्टीपल टाइम सुनते हैं, तो एक विजुअल एलिमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन सुनना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। और करंट अफेयर में मैं कहूँगा कि विजुअल के साथ-साथ जो सुनने वाला जो एलिमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है रिटेन करने के लिए। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ, 1 मार्च से सारे डेली करंट अफेयर देखिए। और अब तो डेली करंट अफेयर देखना बहुत आसान हो गया है क्योंकि आपको अपने नोट्स भी नहीं बनाने पड़ते। सिर्फ 20 मिनट का समय आपसे मैं डेली लेता हूँ। 20 मिनट और बने बनाए हैंड रिटन नोट्स हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप हैंड रिटन नोट्स को सामने खोल लीजिए और फिर आप वीडियो चला लीजिए, तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही आप उस वीडियो को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर पाएंगे, क्योंकि लिखना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। पहले 2 से 3 घंटे आपको नोट्स बनाने में लग जाते थे, वो टाइम जो है आपका वेस्ट होता था, वो टाइम पूरा खर्च होता था, लेकिन अब वो टाइम आपको आपका वेस्ट नहीं होगा। So this is very important. So this is how you can score, uh, you can score absolutely full marks. मैं तो ये यहाँ तक कहूंगा कि आप एकदम फुल मार्क्स करंट अफेयर्स में स्कोर कर सकते हैं। 80 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे पास अगर 15 दिन भी होते तो मैं उसमें भी आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता देता कि आप 80% स्कोर कर सकते थे। तो इस बार मैं बहुत सारे सिलेक्शन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ के करंट अफेयर देखने मेरे पास आएँ और वो एक फ़र्क महसूस करें। जो सिलेक्शन करवा सकता है वो क्वालिटी जो है एम्ब्रेस करें, ये मैं चाहता हूँ। मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बार मैं बैटरी लगा लेता हूँ कंप्यूटर में। कंप्यूटर बंद होने वाला था। यस, अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है? बहुत तेजी से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। पल्लवी कह रही हैं कि गवर्नमेंट स्कीम भी करवा दीजिए। देखो, गवर्नमेंट स्कीम सारी मैं डेली करंट अफेयर्स में कवर करता हूँ, डिटेल में कवर करता हूँ। अगर कोई स्कीम एक्सटेंड होती है फाइनेंशियल ईयर 25 तक, 26 तक, वो भी मैं डिटेल में कवर करता हूँ। तो उसको कोई अलग से वो जरूरत नहीं है। जब आप 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली वो कवर हो जाएंगी। एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? नहीं, बैंकिंग में नहीं आते, एनवायरमेंट रिलेटेड नहीं आते। कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बैंकिंग में नहीं आता। नए स्पीशीज मिलते हैं, नए कोई कुछ चीज होता है, नहीं आता। हाँ, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है। आरआरबी पीओ में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो उसका आंसर था पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो उतना तो मैं जब वो पढ़ाता हूं तो उसमें बता ही देता हूं आपको कि टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क, ये तो बेसिक है। ये मैं इसको एनवायरमेंट कैटेगरी में नहीं रखता। ये बेसिक स्टैटिक जीके है जो मेरे हिसाब से आप सबको आनी चाहिए। तो लास्ट ईयर बस एक ही क्वेश्चन था ये, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 4 ऑप्शन दिए थे, 4 नेशनल पार्क के नाम दिए थे और पूछा था इनमें से कौन सा एक टाइगर रिजर्व है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उसका आंसर था। मेरे करंट अफेयर क्या वन लाइनर होते हैं? नहीं, वन लाइनर नहीं होते। नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे होते हैं, 4 ऑप्शंस के साथ, और फिर मैं उसमें आपको आंसर बताता हूँ और जो भी रेलेवेंट चीजें हैं वो मैं वहां पे बताता हूँ। सर, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स के करंट अफेयर कितने जरूरी हैं? देखो, स्पोर्ट्स का क्या है ना कि स्पोर्ट्स में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी होती हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। यही मेरी आपको एडवाइस रहेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, एक तो स्पोर्ट्स के इवेंट बहुत हो गए हैं। जैसे जैसे हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल होती जा रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होते हैं दे आर अ मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? स्पोर्ट्स एक इंटीग्रेशन, एक कमर्शियल बहुत हो गए हैं। स्पोर्ट इवेंट भी पहले से डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो स्पोर्ट्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ही याद रखिए, राइट? अभी आजकल फ्रेंच ओपन चल रहा है, उस पर नजर रखिए। विंबलडन अब शायद 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, उस पर नजर रखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन पे नजर रखिए। बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए। और कहीं पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं तो उनको ध्यान रखिए। जैसे आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था भोपाल में, तो इंडिया ने एक ही गोल्ड मेडल जीता था। किसने जीता था, कौन बताएगा लिख के?
एक ही गोल्ड मेडल हम जीत पाए थे। ये मेरे मुंह से आपने 40-50 बार सुना होगा। यस, सरबजोत सिंह, गुड। अच्छा, एक एक इवेंट हुआ था अभी जिसमें अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता था। सिर्फ एक गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था, अमन सहरावत ने। वो इवेंट कौन सा था, ये बताइए कमेंट्स में लिख के। तो इसी तरह से जब आप कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ सुनते हैं, तो जो एक आउटलायर होता है, राइट? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वेट लिफ्टिंग लिख रहा है, कोई रेसलिंग लिख रहा है। रिवीजन नहीं किया आपने ठीक से। लोकेशन आपने सही बता दी। यस, गुड। एशियन रेसलिंग, अस्ताना। यही चीजें हैं। स्पोर्ट्स जब आप पढ़ते हैं तो लिमिट करिए। और देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आईसीसी ने कोई बड़ा अवार्ड दिया है वो आएगा। ये प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं आएंगे कि प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मे, फॉर फॉर अप्रैल, ये सब नहीं आएंगे। तो स्पोर्ट्स जब पढ़ते हुए एक फिल्टर करने की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि जब आप बेस्ट 300 सीरीज पढ़ते हैं लास्ट में, ठीक है, तो ये सब फिल्टर हो जाता है और सिर्फ काम की चीजें जो है वो आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। सो गाइज, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे आधा घंटा हो गया आपके साथ। मैंने एक बात और भी है, मैंने जो मिशन है आरआरबी पीओ और क्लर्क का वो स्टार्ट कर दिया है। मिशन का मतलब ये होता है कि 6 महीने के जो करंट अफेयर होते हैं उसमें जो छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं या क्वेश्चन को जो हाईली इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए अलग से मैं क्विज सेट्स बनाता हूं। तो वो मिशन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2 सेट आ गए हैं, बाकी ऑब्वियसली 20-25 सेट का मेरा टारगेट है। तो वो भी मैं पूरे करूंगा समय मिलने पर। और आज 31 मई हो गया है, तो वी विल स्टार्ट अ न्यू मंथ विद न्यू होप्स एंड न्यू एस्पिरेशंस फ्रॉम टुमारो 1 June। सो आई से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। और आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या ट्विटर पे भी भेज सकते हैं। एंड वंस अगेन, सिर्फ 80 दिन बचे हैं। मेक द मोस्ट ऑफ इट। देर इज नो टाइम टू बी सैड अगर आपका पिछले साल नहीं हुआ किसी कारण से। सो देर इज नो टाइम टू बी सैड, देर इज नो टाइम टू बी डिप्रेस्ड नाउ, बिकॉज इफ यू स्पेंड मोर टाइम being depressed or sad about the past failures, you will not be able to appreciate the time that you have at your disposal now so that you can achieve your objectives in 2023. So, all the best and thank you for joining me.